हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होती क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलकर के एक कोऑर्डिनेट मैनर में अपना काम करते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या आती है, गोल्जी बॉडी आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, लाइसोसोम आता है, वैक्यूल आता है। ये सब मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन से, यानी कि मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं और अपना एक कोऑर्डिनेट काम करते हैं मिल करके। और ये सब क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थ्योरी के ऊपर। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। आपको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर स्टडी करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि उसके पास एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है या फिर कुछ टिनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, दिखता कैसा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिफरेंट कंपार्टमेंट, यानी कि दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइडेड है। कौन सा कंपार्टमेंट है, ल्यूमिनल, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और एक हमारे पास आता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। यानी कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमारा पास आता है ल्यूमिनल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर का हिस्सा होता है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया जो साइटोप्लाज्म की तरफ होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। The endoplasmic reticulum often show ribosome attached to the outer surface, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होता है वो उसके बाहरी सरफेस पर अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रिंगिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि उसके किसी भी सरफेस पर अगर राइबोसोम है तो हम उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड और कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरीके से होता है, उसमें भी दो तरीके आ जाते हैं, यानी कि राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर पे तो उसको बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे उसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आप हाईलाइट कर लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे RER की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, CR क्या होता है, RER क्या होता है। तो RER होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SCR हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस सेल में ऑब्जर्व किया जाता है। RER is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis and secretion। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम क्या होता है, वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करवाता है सेल के पास। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो होती है, जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उससे कंटिन्यू करती है, उसके साथ ही निकलती हुई बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस की, वो उसी का ही एक एक्सटेंशन का पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मैं अब यहाँ पर वो दिखाती हूँ डायग्राम, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से जो निकलती हुई न्यूक्लियस से निकल रही है ना, न्यूक्लियस से जो मेम्ब्रेन निकल रही है, न्यूक्लियस के जो एक्सटेंशंस हैं, इसी को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये जो दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है। अगर ये चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस साइड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, आपको दोनों का काम याद रखना पड़ेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या था, प्रोटीन को बनाने का और सिक्रीशन करवाने का। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका काम होता है लिपिड को बनाने का। अब यहाँ पर आपको इसको हाईलाइट कर लेना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो क्या काम करती है, लिपिड को बनाती है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, इसका मेजर रोल है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉइड्स हार्मोन एंड सिंथेसिस इन एचसीआर। जो एनिमल सेल्स के अंदर जो लिपिड होता है वो किस तरीके का होता है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है हमारी एनिमल सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। Camillo Golgi 1898 first observed densely stained reticular structure near the nucleus। जो कैमिलो गोल्जी थे, कैमिलो गोल्जी जो थे 1898 में उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो कि स्टेन्ड था, डेंसली स्टेन्ड था। These were later named गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। उसके बाद क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम कैमिलो गोल्जी था, इस वजह से वो जो स्ट्रक्चर देखे गए उनका नाम दिया था गोल्जी बॉडीज, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स एंड सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में देखने को मिली। तो इनको गोल्जी बॉडी बोला गया और इनका जो शेप थी, जो साइज था, वो दोनों उन्होंने दे रखा है कि डायमीटर में तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर था और जो शेप थी उसकी वो कैसी थी, फ्लैट और डिस्क शेप, ठीक है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल इन ईच अदर। ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी, ऐसे इस तरीके से वो पैरेलल हमारे पास देखने को मिलेंगी। These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex। यानी कि जो गोल्जी होती है, गोल्जी के पास सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं। सिस्टरने हम उनकी जो बहुत सारी शेप में जो होंगी उनको हम सिस्टरने कह देते हैं। वो छोटे छोटे डायमीटर्स में होते हैं, जैसे 5 से 1 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होती हैं। तो ये क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलली काम करती हैं, एक दूसरे से पैरेलल अटैच होती हैं और ये सिस्टरने जो होती हैं वो अलग अलग वेरी करती हैं नंबर में, बहुत नंबर्स में भी हो सकती हैं। द गोल्जी सिस्टरने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद द डिस्टिंक्ट कन्वेक्सिस और फॉर्मिंग फेस। यहाँ पर आपको मैं आगे लेके चलती हूँ।
The Golgi cisternine constructly arranged near the nucleus and distinct convexes और forming phase होता है। जो गोल्जी बॉडी के जो सिस्टर्नी होते हैं वो एक ऐसी शेप में होते हैं कि जब वो न्यूक्लियस के पास होंगे, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके पास जो गोल्जी बॉडी होगी, इस फेस को हम क्या कहेंगे? सिस फेस, ठीक है। और इस वाले फेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांस फेस, ठीक है। इसके बाद हम आगे, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसका। ये देखिए, ये हमारा किसका है? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हम इसको ये नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास हो गई सिस्टर्नी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो फॉर्मिंग फेस हमने बता दिया, फॉर्मिंग फेस क्या होता है? जो भी न्यूक्लियस के पास में ये हमारे पास सिस्टर्नी है, इस साइड के फेस को हम कहेंगे फॉर्मिंग फेस, सिस फेस, और इस फेस को हम कहेंगे ट्रांस फेस, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दे रखा जो कॉन्वेक्स फेस होता है। कॉन्वेक्स फेस कौन सा होता है? मैच्योरिंग फेस भी हम उसको कहते हैं। कॉन्वेक्स, ट्रांस एंड कॉनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। कॉनकेव फेस कैसा होता है? कॉनकेव आपने एक लेंस देखे हैं ना, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव ऐसे होता है, कॉन्वेक्स ऐसे होता है, जो भी है। सो जो बाहर वाला जो फेस होगा, जो न्यूक्लियस के दूसरी तरफ वाला जो इसका जो फेस होगा, उसको हम कॉनकेव फेस कह देंगे। उसको हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। सिस एंड ट्रांस फेस आर ऑर्गेनेलीज आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, यानी कि जो इनकी जो ऑर्गेनली होती है सिस और ट्रांस फेस की, ये ऑर्गेनली वैसे तो अगर हम अंदर की बात करें, एंटायरली की बात करें, जैसे तो ये डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब इनके काम की हम बात करते हैं कि गोल्जी ऑपरेटस का काम क्या होता है। इसका काम जो होता है, ये मॉडिफाई करती है प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगी, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देगी। और इसका जो और काम होता है, ये वेसिकल्स का काम करवाती है। कुछ वेसिकल्स होती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट करती है और कुछ होती है जो इंट्रा सेलुलर टारगेट करते हैं, तो उनको शॉर्टनिंग करने में हेल्प करता है। और इसका काम होता है, पैकेजिंग का भी काम होता है, और ये लाइसोसोम भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये पूरी जो है थ्योरी इसमें दे रखी है। द गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, का पैकेजिंग का काम होता है। टू बी डिलीवर ईदर द इंटरसेलुलर टारगेट्स एंड स्कैटर्ड आउटसाइड द सेल, यानी कि वो इंटरसेलुलर, यानी कि जो सेल के अंदर किसी टारगेट पर ज़रूरत होगी पैकेजिंग की, वहाँ तक भी इसको डिलीवर करवाएगा, और बाहर भी, सेल के बाहर भी स्कैटर्ड कर देता है, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में मटेरियल जाता है, ठीक है। वेसिकल वो पैक करके एक वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बना करके बाहर भेजेगा या फिर सेल के अंदर भेजेगा, ठीक है। जहाँ इसको ज़रूरत पड़ेगी दोनों जगह वो स्कैटर्ड कर देगा। फ्रॉम द ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस, यानी कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज करती है सिस फेस के साथ, तो आप ये देखोगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसके उसी से कनेक्टेड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिली। अब यहीं पर इसके बाद हमारे पास आएंगे गोल्जी बॉडीज, ठीक है, गोल्जी एपरेटस। अब ये गोल्जी एपरेटस का कौन सा फेस हो गया? सिस फेस हो गया। एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, उसके बाद ये जो फेस हो गया, बाहर वाला फेस हो गया, वो मैच्योरिंग फेस हो गया। यहाँ से मूव करते करते चीज़ें इससे मूव करती हुई इधर को लेकर के जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है? दिस एक्सप्लेनेशंस वाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज ही क्यों होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटीन जो होंगी राइबोसोम से बनेंगी, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम क्या है? प्रोटीन बनाने का। तो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना करके देगा, किसको देगा? गोल्जी एपरेटस के पास जाएंगी, ठीक है।
तो ये इसलिए ये क्लोज होता है उसकी। तो गोल्जी एपरेटस क्यों क्लोज होती है आपसे पूछ लेंगे। जो सिस्टर्नी होती है गोल्जी एपरेटस की, वहाँ से फिर ये मूव करता है बिफोर द रिलीज इट्स ट्रांसफेस, उससे पहले कि ये ट्रांसफेस से निकले तो सिस्टर्नी अपने सिस फेस से मॉडिफिकेशंस करवाता है। कुछ जो कमी रह गई थी, कुछ पैकेजिंग का काम था उसका, तो वो काम करेगा। फिर ट्रांसफेस से हमारे पास वेसिकल्स बाहर निकलती हुई नजर पड़ेंगी। अब गोल्जी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो मैंने बताया कि जो गोल्जी एपरेटस का काम होता है, अगर प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कुछ हाईलाइट कर देती हूँ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये देखिए गोल्जी एपरेटस का इम्पॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने की, ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर टारगेट्स में स्कैटर्ड कर देता है। उसके बाद इसका काम क्या है, पैकेजिंग का काम है, पैकेजिंग का काम है, ठीक है। उसके बाद ये लाइसोसोम प्रोड्यूस करते हैं, लाइसोसोम्स यानी कि वेसिकल्स ही हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। अब देखिए लाइसोसोम में क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन अगर हमसे पूछ ली जाए कौन सी मेम्ब्रेन होती है, वो हम कहेंगे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है वो गोल्जी एपरेटस की पैकेजिंग से ही बनता है। तो मैंने बताया कि गोल्जी एपरेटस क्या बनाती है, लाइसोसोम बनाती है। तो ये आपको याद रखना है कि गोल्जी एपरेटस से ही लाइसोसोम का डिस्कवर हुआ है। The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। जो ये आइसोलेटेड होता है, यानी कि अकेला छोटे छोटे वेसिकल्स में खुद से बना हुआ आता है, लाइसोसोमल वेसिकल होती है, जो कि बहुत ही रिच होती हैं। इनमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या काम करेंगे, जैसे कि हमारे पास आ गया लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वेरी रिच अमाउंट में होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लाइसोसोम का काम ही क्या होता है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, यानी कि इसमें जो पीएच होता है एसिडिक होता है, ठीक है। इसका जो पीएच होता है कैसा होता है, लाइसोसोम्स का एसिडिक पीएच होता है। उसके बाद दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसीलिए प्रोटीन को कौन प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज। लिपिड को कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस। सो इन सबको डाइजेस्ट करने का, तोड़ने का काम कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं वैक्यूल। अब वैक्यूल्स होता क्या है, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। जो वैक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि वो भी सिंगल मेम्ब्रेन का ही होगा। वो कहाँ पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। जो भी स्पेस होगा वहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। अब वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखना। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर मटीरियल्स। इसके पास पानी होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो कि काम में नहीं आते हैं सेल के, वो ये सब क्या करके रखता है, कंटेन करके रखता है। कोई भी वाटर होगा, कुछ भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, सेल कुछ भी वेस्टेज निकालेगी, वो कहाँ जाएगा, वैक्यूल के पास जाएगा। वैक्यूल मान लीजिए गार्बेज का काम कर रहा है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल होता है
वो कौन सी मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन से बाउंड होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से। उसको हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल की अगर ये बात कर रहा है, प्लांट सेल, इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें जो वैक्यूल होता है उसका जो 90% जो वॉल्यूम, यानी कि एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है, इसका 90% एरिया कौन यूज करता है? वैक्यूल करता है। ठीक है। इन प्लांट्स the tonoplast facilitate the transport of number of ions and other materials again concentration gradient into the vacuole। जो प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट लेयर होती है वो क्या काम करती है? वो नंबर ऑफ आयंस को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करती है। एंड अदर मटेरियल्स जो होते हैं वो अगेंस्ट जाते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं वैक्यूल के अंदर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने का मतलब क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म, यानी कि वैक्यूल के अंदर हायर होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर लोअर, यानी कि हायर टू लो कंसंट्रेशन जाएंगे, लो टू हाई, कुछ लो टू हाई जाते हैं, कुछ हाई टू लो जाते हैं। उसके बाद और वैक्यूल्स की और बात करी गई है अमीबा के अंदर। अमीबा में कौन सा वैक्यूल होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगे और एक्सक्रीशन का काम करेंगे। अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर पानी की जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के काम आते हैं। अब अमीबा में भी होगा और यूग्लिना भी होता है, जो कि एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता ही क्यों है? उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि सेल के अंदर पानी जो होता है वो ज़्यादा चला जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करेगा? उस पानी की जो ज़्यादा पानी एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको रिमूव करने का काम आता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दे रखा है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है और किस में पाया जाता है? इन्होंने दे रखा है प्रोटिस्ट में। बहुत सारी सेल होती हैं प्रोटिस्ट में। फूड वैक्यूल जो होता है फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने के काम आता है। अब जो फूड वैक्यूल होता है इसका और भी काम क्या होता है? फूड वैक्यूल जो है हमने देखा प्रोटिस्ट में पाया जाता है। प्रोटिस्ट में जैसे कि अमीबा हो गया और मैक्रोफेज भी होते हैं। और ये अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल होता है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है, एंडोसाइटोसिस होता है उसमें। और जो फूड वैक्यूल होता है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा डाइजेशन के लिए। ठीक है। तो ये जैसे एक अमीबा होता है, अमीबा खाना कैसे खाता है? ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर खाना पड़ा है तो ये इधर से इसको घेरेगा और इधर से खाने को घेरेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? इसका काम क्या होता है? इनगल्फिंग करने का।